नमस्कार। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, प्रकृति में गहराई से देखो और तब तुम सब कुछ बेहतर समझोगे। आज हम भारत के शानदार हाथी और उसकी जो मौजूदा स्थिति है उसको समझने के लिए इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक अहम रिपोर्ट का गहन विश्लेषण करेंगे। आज का हमारा विषय है भारत की नवीनतम अखिल भारतीय हाथी अनुमान यानी सिंक्रोनस ऑल इंडिया एलिफेंट एस्टिमेशन CA 2021-25 रिपोर्ट। ये चर्चा न सिर्फ यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों के नज़रिए से अहम है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए भी ज़रूरी है जो भारत की वन्यजीव संपदा के बारे में जानना चाहता है। हमारा मकसद है हाथियों की ताज़ा अनुमानित संख्या को समझना, गिनती का जो तरीका बदला है उसे जानना और उन प्रमुख चुनौतियों पर बात करना जिनका जिक्र रिपोर्ट में है। और इन सब पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ विषय की एक जानकार मौजूद है। स्वागत है। धन्यवाद। जी हाँ, ये रिपोर्ट वाकई बहुत महत्वपूर्ण है और इसके जो निष्कर्ष हैं उन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सीधे उस आंकड़े पर आते हैं जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है। रिपोर्ट का मुख्य निष्कर्ष क्या कहता है हाथियों की संख्या के बारे में? रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अनुमानित एशियाई हाथियों की संख्या अब 22,446 है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 8 साल पहले यानी 2017 में ये अनुमान 27,312 था। तो ये तो करीब 4,065 हाथियों की कमी हुई, या कह लें 17.81% की गिरावट। पहली नज़र में तो ये आंकड़ा काफी चिंताजनक लगता है। बिल्कुल, और यही वो हेडलाइन आंकड़ा है जिस पे सबसे ज्यादा बात हो रही है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा पेच है। रिपोर्ट खुद ही इस बात पर जोर दे रही है कि इस बार हाथियों की गिनती का जो तरीका है, जो मेथोडोलॉजी है, वो पूरी तरह से बदल दी गई है। अच्छा जी, और इस बड़े बदलाव की वजह से 2017 के आंकड़े यानी वो 27,312 और 2021-25 के इस नए आंकड़े 22,446 इनकी सीधी तुलना करना वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है। ओह अच्छा। रिपोर्ट इसे एक नई आधार रेखा मतलब न्यू बेसलाइन मानने की सलाह दे रही है। नई बेसलाइन? हाँ, यानी हमें इसे भविष्य की गणनाओं के लिए एक शुरुआती बिंदु के तौर पर देखना चाहिए, न कि पिछली गणना से सीधी गिरावट के तौर पर। अच्छा, तो मतलब ये जो गिरावट दिख रही है वो सिर्फ संख्या की कमी नहीं, हाँ बिल्कुल, बल्कि गिनती के तरीके में बदलाव का नतीजा भी हो सकती है। ये तो जानना बहुत जरूरी था। जी हाँ बिल्कुल। तो फिर ये नई गणना पद्धति आखिर है क्या, और ये पहले से इतनी अलग कैसे है? हाँ, ये समझना जरूरी है। देखिए, पहले की जो विधियां थीं उनमें कई तरीकों का मिश्रण इस्तेमाल होता था, जैसे हाथियों को सीधे देखना, डायरेक्ट साइटिंग्स जिसे कहते हैं, या फिर पानी के स्रोतों के पास उनकी गिनती करना, काउंट्स एट वाटर होल्स। और एक गोबर क्षय विधि भी थी, डंग डीके मेथड। गोबर क्षय विधि? हाँ, वो कैसे काम करती थी? उसमें ऐसा होता था कि एक इलाके में मिलने वाले गोबर की मात्रा और उसके सड़ने की गति के आधार पर हाथियों के घनत्व का अनुमान लगाया जाता था। हाल के वर्षों में इसमें थोड़ा सुधार भी किया गया था। गोबर क्षय डेटा को 5 वर्ग किलोमीटर के सैंपल ब्लॉक में सीधी गिनती के साथ मिलाकर फिर उस जानकारी को बड़े क्षेत्र पर एक्सट्रापोलेशन करके संख्या का अनुमान लगाते थे। ठीक है। लेकिन इस बार मतलब 2021-25 के अनुमान के लिए पूरी तरह से एक नई और ज़्यादा वैज्ञानिक पद्धति अपनाई गई है। और ये पद्धति बाघों की गणना के लिए जो ढांचा इस्तेमाल होता है, टाइगर एस्टिमेशन फ्रेमवर्क, उस पर आधारित है। अच्छा, बाघों वाली पद्धति हाथियों के लिए? जी, इसमें क्या किया गया कि देश के 20 राज्यों में जहां हाथी पाए जाते हैं उन जंगलों को पहले 100 वर्ग किलोमीटर के बड़े सेल्स में बांटा गया, फिर उन्हें और छोटे 25 वर्ग किलोमीटर के सेल्स में, और फिर और भी छोटे 4 वर्ग किलोमीटर के ग्रिड्स में। सर्वे करने वाली टीमों ने इन ग्रिड्स में पैदल चलकर हाथी के होने के निशान जैसे पैरों के निशान, गोबर, वहाँ किस तरह की वनस्पति है, दूसरे कौन से स्तनधारी जानवर हैं, शिकारी जानवर हैं या नहीं जी, और सबसे जरूरी इंसानी दखलंदाजी कितनी है, इन सब के आंकड़े दर्ज किए। ये तो काफी विस्तृत लग रहा है, लेकिन इसमें सबसे नया क्या था, सबसे अलग? हाँ, सबसे क्रांतिकारी बदलाव जो है वो है जेनेटिक मार्क रिकैप्चर मॉडल का इस्तेमाल। जेनेटिक मार्क रिकैप्चर, ये क्या है? इसमें टीमों ने हाथियों के ताजे गोबर के नमूने इकट्ठे किए। गोबर के नमूने? अच्छा। जी हाँ, फिर प्रयोगशाला में इन नमूनों से डीएनए निकाला गया और उसका विश्लेषण किया गया। वाह। और रिपोर्ट तो बताती है कि ये कोई छोटे पैमाने पर नहीं हुआ, 20,000 से ज्यादा गोबर के नमूने जमा किए गए। जी बिल्कुल। और डीएनए विश्लेषण से
4065 अलग-अलग हाथियों की पहचान हुई। ये तो कमाल है। क्योंकि बाघों की तरह हाथियों पर तो कोई धारियां या ऐसे निशान नहीं होते जिनसे हर एक को अलग पहचाना जा सके। तो डीएनए एक तरह से हर हाथी का अदृश्य पहचान पत्र बन गया। आपने बिल्कुल सही समझा। यही इसकी खासियत है। ये तरीका व्यक्तिगत पहचान की चुनौती को पार करता है और इससे गिनती की जो वैज्ञानिक सटीकता है वो कई गुना बढ़ जाती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पहले हम शायद थोड़ा दूर से अंदाजा लगा रहे थे, अब हम हर हाथी की एक यूनिक जेनेटिक पहचान कंफर्म कर रहे हैं। अच्छा। इस काम में शामिल जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं, उनमें से एक कमर कुरैशी, उनका भी यही मानना है कि पिछली गणना पद्धतियों में संख्या का अनुमान शायद थोड़ा ज्यादा लगाया गया था, मतलब ओवर एस्टिमेट्स थे। ये जो नई पद्धति है जिसमें पहली बार हाथी गणना में इतने बड़े पैमाने पर डीएनए तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, ये वैज्ञानिक रूप से कहीं ज्यादा मजबूत है। और फिर इस जेनेटिक डेटा को जमीनी सर्वे से मिले बाकी आंकड़ों के साथ मिलाकर एक गणितीय मॉडल के जरिए अंतिम जनसंख्या का अनुमान यानी वो 22,446 निकाला गया है। ये तो स्पष्ट है कि नई पद्धति ज्यादा भरोसेमंद है और भविष्य के लिए एक ठोस आधार तैयार करती है। ये अच्छी बात है। अब अगर हम हाथियों के वितरण की बात करें तो इस नई गणना के अनुसार वे भारत में कहां-कहां पाए जाते हैं, किन इलाकों में उनका जमावड़ा ज्यादा है? हाँ, वितरण जानना भी जरूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक हाथियों की सबसे बड़ी आबादी पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट में है। पश्चिमी घाट, कितना अनुमान है वहां? वहां अनुमानित 11,934 हाथी हैं। 11,934? ये तो कुल संख्या का आधे से भी ज्यादा हो गया। जी हाँ, बिल्कुल। इसके बाद दूसरा बड़ा घर है पूर्वोत्तर की पहाड़ियां और ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के मैदान, नॉर्थ ईस्ट और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। हाँ, वहां 6,559 हाथी होने का अनुमान है। यानी लगभग 6,500। ये भी काफी बड़ी संख्या है। बिल्कुल। और बाकी क्षेत्रों का क्या हाल है? इनके बाद नंबर आता है शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानी इलाकों का, शिवालिक हिल्स और गैंजेटिक प्लेन्स। जी। वहां 2,062 हाथी हैं। 2,062, ठीक। और फिर है मध्य भारत और पूर्वी घाट क्षेत्र, सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट, जहां 1,891 हाथियों का अनुमान लगाया गया है। लगभग 1,900। जी। तो जाहिर है पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर ही मुख्य गढ़ हैं। अगर हम राज्यों के स्तर पर देखें तो कौन से राज्य हाथी आबादी के लिहाज से सबसे आगे हैं? राज्यों में कर्नाटक पहले की तरह ही सबसे ज्यादा हाथियों वाला राज्य बना हुआ है। कर्नाटक। संख्या वहां 6,013 हाथी गिने गए हैं। 6,013, अच्छा। इसके बाद असम का नंबर आता है 4,159 हाथियों के साथ। असम भी काफी आगे है, 4,000 से ज्यादा। हाँ, फिर तमिलनाडु 3,136, केरला 2,785 और उत्तराखंड 1,792। तमिलनाडु, केरल, उत्तराखंड, तो मतलब दक्षिण भारत और शिवालिक क्षेत्र। जी। ओडिशा में भी करीब 912 हाथी होने का अनुमान है। 912? हाँ, तो ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर के राज्य हाथियों के संरक्षण के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। हाँ, ये आंकड़े महत्वपूर्ण तो हैं और ये भी दिखाते हैं कि कुछ क्षेत्रों में हाथियों का जमावड़ा ज्यादा क्यों है। हो सकता वहाँ आवास की गुणवत्ता अच्छी हो या फिर संरक्षण के प्रयास सफल हो रहे हो। लेकिन यहाँ एक और बात ध्यान देने लायक है जिसका जिक्र रिपोर्ट में भी है। क्या? पूर्वोत्तर भारत में जब 2023 में पहला नमूनाकरण चल रहा था, फर्स्ट सैम्पलिंग पीरियड, तब डेटा संग्रह सीमित रहा था। अच्छा, क्यों? उसके कारण स्पष्ट नहीं दिए गए हैं, पर सीमित डेटा की वजह से उस क्षेत्र के लिए घनत्व का विस्तृत मॉडल बनाना संभव नहीं हो पाया। इसलिए पूर्वोत्तर के आंकड़ों को इस संदर्भ में देखना जरूरी है। समझ गया। तो हमने संख्या देख ली, वितरण समझ लिया और नई पद्धति को भी जान लिया। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा चिंताजनक है और जैसा हमने कहा यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए खास तौर पे महत्वपूर्ण हो सकता है। वो है चुनौतियां और खतरे जिनका सामना ये हाथी कर रहे हैं। इन आंकड़ों और वितरण के पीछे की जमीनी हकीकत क्या है, असल चुनौतियां क्या हैं? बिल्कुल, और रिपोर्ट इस पर काफी विस्तार से रोशनी डालती है। ये सिर्फ गिनती का मामला नहीं है, बल्कि हाथियों के अस्तित्व से जुड़ी गंभीर चुनौतियां हैं जिनका सामना वो कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर पश्चिमी घाट को ही लेते हैं, जहां सबसे ज्यादा हाथी हैं। हाँ। रिपोर्ट बताती है कि यहाँ कभी हाथियों की आबादी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, मतलब कंटिग्यूस थी। अच्छा। लेकिन अब वो तेजी से अलग थलग होती जा रही है, डिस्कनेक्टेड। अलग थलग क्यों हो रही है, क्या वजह? इसके कई कारण हैं। एक तो जमीन के इस्तेमाल में बदलाव हो रहा है, जैसे कॉफी और चाय के बागानों का फैलना। कुछ आक्रामक किस्म के पौधे हैं, इन्वेसिव प्लांट स्पीशीज,
वो फैल रहे हैं जो हाथियों के भोजन को कम कर रहे हैं। अच्छा। खेती की जमीन के चारों ओर बाड़ लगा दी जाती है, फेंसिंग, उससे हाथियों का रास्ता रुकता है। हाँ, ये तो सुना है। और सबसे बड़ी बात, तेजी से हो रही विकास परियोजनाएं जैसे सड़कें, रेल लाइनें, ये सब उनके आवासों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रही हैं। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन जिसे कहते हैं। जी हाँ, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। इससे उनकी आवाजाही रुकती है, जिसे कनेक्टिविटी का नुकसान कहते हैं, लॉस ऑफ कनेक्टिविटी। ये कनेक्टिविटी वाली बात तो बहुत चिंताजनक लगती है। ये तो शायद सिर्फ हाथियों की नहीं, कई और जंगली जानवरों की भी समस्या होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका असर पूरे इकोसिस्टम पर पड़ता है। और यही दिक्कतें, यानी आवास का नुकसान, विखंडन और उनके जो पारंपरिक गलियारे हैं, ट्रेडिशनल कॉरिडोर्स, उनमें रुकावटें। हाँ, ये पश्चिमी घाट के अलावा शिवालिक की पहाड़ियों और ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, वहां भी यही हाल है। जी, यहाँ रेलवे लाइनें, सड़कें, बिजली का जो बुनियादी ढांचा है, ट्रांसमिशन लाइंस, जमीनों पर बढ़ता कब्जा यानी इंक्रोचमेंट और जमीन के इस्तेमाल में दूसरे बदलाव हाथियों के लिए बड़ा खतरा बन रहे हैं। उनके आने जाने के रास्ते बंद हो रहे हैं। और मध्य भारत की क्या स्थिति है? वहां क्या खास चिंता है? मध्य भारत में रिपोर्ट खनन के दबाव, माइनिंग प्रेशर्स को एक बड़ी चिंता बताती है। माइनिंग? हाँ, खनन ना सिर्फ सीधे तौर पर जंगल खत्म करता है, बल्कि हाथियों के आने जाने के रास्ते भी बंद कर देता है और उन्हें बहुत परेशान करता है, डिस्टर्बेंस पैदा करता है। समझ सकता हूँ। और पूर्वोत्तर के लिए क्या खास चिंताएं बताई गई हैं? लागू करने की आवश्यकता है, मतलब स्ट्रॉन्गर लॉ एनफोर्समेंट, शायद अवैध शिकार या अन्य गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए। ठीक है। कनेक्टिविटी और कानून प्रवर्तन। क्या कुछ ऐसी चुनौतियां भी हैं जो लगभग हर हाथी वाले क्षेत्र में आम हैं, मतलब कॉमन प्रॉब्लम्स? हाँ, कुछ समस्याएं लगभग हर जगह देखने को मिलती हैं, जैसे कि वो आक्रामक पौधों का फैलना, जिसकी बात हमने की, इंसानों द्वारा पैदा की जाने वाली अशांति, ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंस, चाहे वो पर्यटन हो, गाड़ियों का शोर हो या जंगल में बढ़ती गतिविधियां हों। और एक बहुत बड़ी चुनौती है स्थानीय समुदायों के साथ होने वाला संघर्ष, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, ये तो अक्सर खबरों में रहता है। बिल्कुल, जब हाथी खेतों में आते हैं या इंसानी बस्तियों के पास पहुंचते हैं तो जाहिर है संघर्ष होता है। रिपोर्ट इस बात पे जोर देती है कि इस संघर्ष को कम करने के लिए समुदायों के साथ मिलकर सहयोगात्मक तरीके अपनाने होंगे। कोऑपरेटिव एंगेजमेंट जरूरी है। जी। इसके अलावा जो वैज्ञानिक हैं, कमर कुरैशी, उन्होंने खास तौर पर पूर्वी मध्य भारत का जो परिदृश्य है, ईस्टर्न सेंट्रल लैंडस्केप, हाँ, वहां हाथियों के सामने मौजूद संकट और परेशानियों पर चिंता जताई है। यहाँ खनन और जंगल कटाई से आवास का नुकसान, रेलवे लाइनों और बिजली की तारों से हाथियों की मौतें और खनन से जुड़ी दूसरी गड़बड़ियां प्रमुख मुद्दे हैं। ये चुनौतियां तो वाकई गंभीर हैं और कई स्तरों पर फैली हुई हैं। आवास का सिकुड़ना, रास्तों का बंद होना, इंसानों से टकराव, विकास का दबाव, बहुत कुछ है। तो इन समस्याओं से निपटने के लिए रिपोर्ट क्या सुझाव देती है? क्या कोई समाधान भी सुझाए गए हैं? हाँ, रिपोर्ट कुछ स्पष्ट सिफारिशें करती है। सबसे प्रमुख है हाथी आवासों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना। कनेक्टिविटी यानी गलियारे बनाना? जी बिल्कुल, ऐसे गलियारे, कॉरिडोर्स बनाना या उन्हें सुरक्षित रखना जिनसे हाथी एक जंगल के हिस्से से दूसरे हिस्से तक बिना खतरे के आ जा सकें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनकी आबादी छोटे छोटे अलग थलग समूहों में बंटकर रह जाएगी, जिससे उनकी आनुवंशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होगी और स्थानीय स्तर पर उनके विलुप्त होने का खतरा बढ़ जाएगा। ये तो बहुत जरूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, खासतौर पर पूर्वोत्तर जैसे इलाकों के लिए कानून का मजबूती से पालन करवाना है, ताकि अवैध शिकार और उनके आवास को जो नुकसान हो रहा है उसे रोका जा सके। जी। और जैसा पहले कहा, मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए स्थानीय समुदायों को साथ लेकर चलने वाली रणनीतियां बनाना बेहद जरूरी है। उन्हें इस प्रक्रिया का हिस्सा बनाना होगा। रिपोर्ट का जोर इन उपायों को अपनाकर हाथियों के दीर्घकालिक अस्तित्व, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल को सुरक्षित करने पर है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो मुख्य बातें क्या रहीं? एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने जाना कि भारत में हाथियों की अनुमानित संख्या की एक नई आधार रेखा, एक न्यू बेसलाइन तय हुई है, 22,446। लेकिन पिछली गणना से इसकी सीधी तुलना ठीक नहीं है, क्योंकि गिनती का तरीका बिल्कुल अलग और ज्यादा वैज्ञानिक है। जी,
डीएनए आधारित। हाँ, जिसमें पहली बार बड़े पैमाने पर डीएनए तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। हमने देखा कि हाथी मुख्य रूप से पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर में केंद्रित हैं, और कर्नाटक हाथियों की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने उन गंभीर खतरों को समझा जिनका हाथी सामना कर रहे हैं, जैसे उनके घर यानी आवास का टूटना और बिखरना, फ्रेगमेंटेशन, बढ़ते सड़क, रेल नेटवर्क और अन्य बुनियादी ढांचे का असर, खनन का दबाव और इंसानों के साथ बढ़ता संघर्ष। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सब जानने के बाद एक बड़ा सवाल मन में उठता है जिस पर सोचना जरूरी है। क्या सवाल? क्या हम सिर्फ हाथियों की संख्या गिनने पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि हम उस बड़ी तस्वीर को नजरअंदाज कर रहे हैं जो उनके घर यानी उनके आवास के स्वास्थ्य और उसकी कनेक्टिविटी की है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ, कि अगर हमारा विकास या प्रगति हाथियों जैसी प्रमुख प्रजाति कीस्टोन स्पीशीज के घरों को ही तोड़ता और बांटता रहेगा, तो क्या उसे सही मायने में टिकाऊ, सस्टेनेबल कहा जा सकता है? आखिर मानव प्रगति और वन्यजीव संरक्षण के बीच इस बढ़ती खाई को पाटने के लिए कौन से नए, अभिनव और कारगर समाधान खोजे जा सकते हैं? ये एक विचारणीय प्रश्न है और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। हम उम्मीद करते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी और हमारे सभी जागरूक श्रोता वन्यजीव संरक्षण की इन पेचीदगियों पर जरूर विचार करेंगे। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये हमारे साझा भविष्य और हमारे ग्रह की सेहत से जुड़ा एक अहम मसला है। अगर आपको आज का ये विश्लेषण जानकारीपूर्ण लगा तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई प्रश्न या विचार हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय के गहन विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।